कहानी की स्टार्टिंग प्रेरणा नाम की एक लड़की से होती है। हमें पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल ट्रस्ट में एज ए काउंसलर काम करती है। अब इधर प्रेरणा का काम होता है अपने पेशेंट्स के मन की बात सुनना, उनके इमोशंस को समझना और उनके दर्द में उनका साथी बनना। जब पेशेंट्स प्रेरणा से अपनी बातें शेयर करते हैं, अब दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल का ओनर डॉक्टर मनु है। इधर जितने भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं उन सब के लिए रोज का एक फिक्स चार्ज होता है जो हॉस्पिटल खुद पे करता है। और इस ट्रस्ट में एक वॉचमैन और एक माली भी काम करते हैं। अब जब कभी ट्रस्ट में कोई पेशेंट दर्द से गुजरते गुजरते दुनिया छोड़ देता है, तब उधर एक स्टाफ मेंबर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो नशा करके गिर जाता है ताकि वो इस दर्द को भुला पाए। इधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि प्रेरणा अब एक रोबोट की तरह बन चुकी है। किसी भी पेशेंट का दर्द सुन के वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है, जैसे उसके इमोशंस फ्रीज हो गए हों। अब हमें उसके हस्बैंड सागर के बारे में पता चलता है। सागर एक आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है। जब पहले प्रेरणा हर दिन उदास घर आती थी, तब सागर को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दोनों के बीच ना तो कोई नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं, ना ही इमोशनल कनेक्शन बचा है। सागर अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो प्रेरणा की प्रेजेंस को भी इग्नोर कर देता है। और जब बेडरूम की बात आती है, तब सागर सिर्फ अपनी फिजिकल जरूरत पूरी करता है। इधर प्रेरणा हर सुबह टाइम पे उठती है, घर के काम निपटाती है, ट्रस्ट में जाकर पेशेंट्स का दर्द सुनती है और फिर रात को चुपचाप सो जाती है। लेकिन एक दिन जब उसकी शादी की सालगिरह आती है, तब प्रेरणा को ही सब याद होता है। सागर को तो याद भी नहीं होता कि आज उन दोनों का स्पेशल डे है। प्रेरणा के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। उसके मन में एक छुपी सी खुशी होती है कि शायद इस बार सागर उसकी एनिवर्सरी को याद रखेगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरता है, प्रेरणा को लगता है कि सागर को तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर अचानक सागर शाम को उससे कहता है कि आज थोड़ा जल्दी घर आ जाओ, बाहर जाना है एक काम से, रात को डिनर भी करेंगे। अब ये सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। उसके लिए वो डिनर किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। इधर दिन भर प्रेरणा बस इसी सोच में रहती है कि आज वो क्या पहने, कैसे तैयार हो, कौन सी ड्रेस सागर के मूड के साथ मैच करेगी। हर वाइफ की तरह उसका दिल भी एक छोटी सी उम्मीद से भर जाता है कि शायद आज सागर सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालेगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्ट में एक नया पेशेंट आता है जिसका नाम है अनिकेत। इधर अनिकेत की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती है। जब डॉक्टर मनु उससे फॉर्मेलिटीज के लिए मिलता है, तब अनिकेत सीधा उससे बोल देता है, मुझे कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, बस एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें खुली हवा आए और वहाँ एक ओपन विंडो हो। अब ये सुनकर सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी हालत देखते हुए उसकी बात मान ली जाती है। इधर अनिकेत एक रिजर्व इंसान लगता है, अंदर से टूटा हुआ लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द छुपा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। अब उसी रात जब प्रेरणा और सागर डिनर के लिए निकलते हैं, तब सागर के कहने पर डॉक्टर मनु और उसकी वाइफ को भी इनवाइट कर लिया जाता है। अब जब सब लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तब मनु की वाइफ कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाती है जो प्रेरणा को अंदर से हिला कर रख देते हैं। इधर प्रेरणा बस चुप रहती है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसका मूड पूरा बिगड़ जाता है। वो खुद से पूछती है, मैं इतना सोचती हूँ, इतनी उम्मीदें रखती हूँ और बदले में मुझे क्या मिलता है। उसकी अपने हस्बैंड के साथ डिनर डेट बिल्कुल अच्छी नहीं जाती। खैर, अब इसी दौरान एक और पेनफुल सच उसके सामने आ जाता है। धीरे धीरे वो नोटिस करने लगती है कि सागर का अपने ऑफिस की काव्या नाम की लड़की से कुछ ज्यादा ही कनेक्शन है। और हर बार जब सागर उससे कहता है कि मैं कलीग्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, तब असल में वो काव्या के साथ होता था। खैर, अब एक दिन प्रेरणा को सच में पता चल जाता है कि सागर ने उससे झूठ बोलकर काव्या के साथ डिनर किया है। पर इधर प्रेरणा कुछ नहीं कहती है, सिर्फ चुपचाप अपना काम करती रहती है, जैसे उसका दिल अब पत्थर का हो गया हो।
इधर दूसरी तरफ अनिकेत के बारे में एक राज सबके सामने आने वाला होता है। असल में वो अपने कमरे में छुपके से हार्मफुल चीजें पीता है। अब शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट के कुछ स्टाफ उसकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब उन्हें पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल जाती है, तब वो उसके रूम की तलाशी लेते हैं और वहां से उन्हें हार्मफुल ड्रिंक्स मिलती है। अब ये एविडेंस तुरंत डॉक्टर मनु के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर मनु ये सब देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि अनिकेत के मेंटल स्टेट पर काम करना अब जरूरी है। तभी वो प्रेरणा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, एक काम करो, उसकी एक बार काउंसलिंग करो, शायद तुमसे बात करके उसमें कुछ बदलाव आए। अब इस पर प्रेरणा अग्री करती है और पहली बार अनिकेत के कमरे में उससे मिलने जाती है। उस वक्त वो विंडो के पास खड़ा होता है और बाहर देख रहा होता है। अब इधर जब प्रेरणा उससे बात करना शुरू करती है, तब अनिकेत ही उससे सवाल पूछने लगता है। वो प्रेरणा से उसकी लाइफ के बारे में बात करने लगता है। अब ये देखकर प्रेरणा हिल जाती है, जैसे उसकी ही काउंसलिंग हो रही हो। इधर अनिकेत की बातें इतनी गहरी होती हैं कि प्रेरणा का इमोशनल बैलेंस हिल जाता है। उसका सर दुखने लगता है और तब उसे महसूस होता है कि अब उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद वो हाफ डे की लीव ले लेती है और घर वापस चली जाती है। लेकिन इधर जैसे ही प्रेरणा घर आती है, तब उसे ये पता चलता है कि उसका पति सागर उस घर में अकेला नहीं है। वो अपनी अफेयर पार्टनर काव्या को घर पे बुला के बैठा होता है। अब प्रेरणा जब ये देखती है, तब बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके चलते उसका चेहरा ब्लैंक पड़ जाता है और तभी वो गांव के बाहर एक पुराने तालाब के पास जाती है, जहां ठंडी हवा चल रही होती है। वहां जाके वो आंखों से आंसू छुपाने की कोशिश करती है। तब उसे अनिकेत दिखता है। अब अनिकेत वहां उस तालाब के किनारे हाथों में कागज लेकर बैठा होता है। उसने उस तालाब के बारे में एक पोयम लिखी होती है। इधर प्रेरणा उसे देखती है और एक पल के लिए उसे लगता है कि अनिकेत भी एक दर्द से गुजर रहा है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रस्ट के रूल्स के मुताबिक कोई भी पेशेंट बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। तब प्रेरणा वापस ट्रस्ट जाके डॉक्टर मनु से कहती है, सर ये लड़का अनिकेत हमें मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी दिन कुछ कर बैठ सकता है। इसे यहाँ से शिफ्ट करवा दीजिए। अब डॉक्टर मनु थोड़ा सोचता है, पर फिर उससे कहता है, ठीक है। लेकिन जब प्रेरणा अपनी कार में बैठती है, तब उसे अनिकेत के लिखे हुए कागज मिल जाते हैं। अब प्रेरणा उस कागज को उठाकर पढ़ती है और तब उसका दिल दर्द को महसूस करता है। जब प्रेरणा कविता पढ़ रही होती है, तब उसके दिल में एक अजीब सा असर होने लगता है। हर लाइन उसके दिल को छू जाती है। वो सोचने लगती है, ये बंदा इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की एक पिक्चर चलने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पति सागर ने बेड पर अपनी जीएफ काव्या के साथ वक्त गुजारा था। उस गुस्से को वो रोक नहीं पाती है। अब घर जाकर वो उसी बेड को जोर से खींच के निकालती है और गुस्से में पूरा वॉश करने लगती है। तब जब वो कविता उसके हाथों में होती है, हर लफ्ज उसके जहन में गूंजता रहता है। उस पल को डिसाइड कर लेती है कि मैं अनिकेत को यहीं ट्रस्ट में रखूंगी। इस बंदे का होना मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट बन चुका है। फिर वो सीधा डॉक्टर मनु के पास जाती है और उनसे कहती है, सर मैं चाहती हूँ कि यही रहे, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब डॉक्टर मनु उसी वक्त उससे कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डॉक्टर मनु उसके पास आके उससे बोलता है, मुझे सब पता है सागर के हर स्टेप के बारे में। तुम सब जानकर भी इतनी कामली सिचुएशन हैंडल कर रही हो, उस मैच्योरिटी के लिए रियली हैंड्स ऑफ। इधर प्रेरणा के लिए ये मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है। असल में पहली बार किसी ने उसकी स्ट्रेंथ को पहचाना होता है। अब प्रेरणा अनिकेत के पास जाकर कहती है, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, मैंने तुमसे कहा था जाने को, लेकिन मैंने गलत करा था। तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए भी जरूरी है। अब अनिकेत स्माइल करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें समझने में वक्त लगता है। अब जब से दोनों बात करने लगते हैं, तब से एक नई कहानी शुरू होती है। हर रोज दोनों थोड़ा और खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानते हैं। इधर प्रेरणा की आंखों में वो चमक वापस आने लगती है। उधर अनिकेत के चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल रहने लगती है। प्रेरणा अब सिर्फ एक काउंसलर नहीं, एक इंसान बन चुकी होती है जो फील करना सीख रही होती है।
अब उसी दिन प्रेरणा एक सुंदर सी साड़ी पहनकर रेडी होती है और जब वो ट्रस्ट के अंदर एंटर करती है तब उसे एक कोने में एक बुड्ढी और बुड्ढा नजर आते हैं। दोनों एक बेंच पर शांत बैठे होते हैं। अब प्रेरणा को पता चलता है कि वो बुड्ढी आंटी अब कुछ ही दिनों में इस दुनिया से जा रही हैं। उन्हें गंभीर इलनेस हो गया है, मगर बुड्ढे अंकल उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। उन दोनों की 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी भी हो चुकी है और दोनों अपने अपने ससुराल में बिजी हैं। जब तक आंटी हेल्दी थी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तभी से दोनों बहनें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर देती हैं। प्रेरणा को आगे पता चलता है कि जब दोनों बहनों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तब उनकी प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और उनकी माँ को ट्रस्ट में छोड़ दिया जाता है। वो भी ये सोचकर कि कम से कम यहाँ तो उन्हें अच्छी केयर मिलेगी। मगर प्रेरणा को यहाँ ये समझ आता है कि आंटी को सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि उनके बाद उनके हस्बैंड का क्या होगा। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरा हस्बैंड। वो अंकल रोज उनका ध्यान रखते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं और उनको दवाइयाँ भी देते हैं। इधर उनकी बेटियां फोन पे कभी कभी उनको कहती हैं, आप घर आ जाओ ना, पापा को हम संभाल लेंगे। लेकिन उनके पिता इनकार कर देते हैं। वो अपनी बेटियों से कहते हैं, जब तक मेरे पैर चल रहे हैं मैं काम करता रहूंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरी पत्नी के लिए जगह नहीं थी। और जब इधर डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आपकी पत्नी मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकती है, तब वो भी दूध लेना बंद कर देता है। वो सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी नहीं ले सकती तो मैं भी नहीं लूंगा। ऐसे ही ट्रू लव का एक मिसाल प्रेरणा के सामने होता है, जहां उसको मोहब्बत सिर्फ बातों में नहीं बल्कि रूटीन में, एक्शंस में और छोटी छोटी कुर्बानियों में दिखाई देती है। खैर, अब दूसरी तरफ अनिकेत अब मेडिसिन लेना छोड़ देता है और सीधा खाना खाना शुरू कर देता है। और इधर जब प्रेरणा को आंटी अंकल की पूरी कहानी पता चलती है तब वो डिसाइड करती है कि अब ये माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ प्रेरणा के घर के कंपाउंड में एक पेड़ होता है और रोज उस पेड़ के फूल नीचे गिरते हैं। अब धीरे धीरे पूरा कंपाउंड थोड़ा सा गंदा लगने लगता है। जब हवा चलती है तब वो पीले फूल हर कोने में बिखर जाते हैं। इधर प्रेरणा को लगता है कि ये पेड़ बस झंझट ही है, इसलिए वो डिसाइड करती है इस पेड़ को ही काट देना चाहिए। तभी वो एक माली से कहती है, जब भी टाइम मिले घर आ जाना, एक जरूरी काम है। इधर दूसरी तरफ ट्रस्ट में रहने वाले हर पेशेंट को एक पेड़ दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जब तक जिंदा हो तुम्हें इस पेड़ का ध्यान रखना है। ये एक छोटी सी थेरेपी होती है जो पेशेंट्स को इमोशनली अच्छा फील करती है। ट्रस्ट के लोग मानते हैं कि इससे उन्हें एक मेंटल रिलीफ मिलता है, जैसे जीवन में अब भी कुछ उनका अपना है, कुछ जिसका वो ख्याल रख सकते हैं। तभी अनिकेत ट्रस्ट वालों से कहता है कि मुझे पीले फूलों वाला ही पेड़ चाहिए। अब जब प्रेरणा उससे हैरानी से पूछती है कि तुमने उसी पेड़ को क्यों चुना, तब अनिकेत मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वो पेड़ किसी के लिए नहीं खिलता, वो किसी के लिए अपने फूल नहीं गिराता है। असल में वो सिर्फ अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जीता है, ना वो किसी के लिए बदलता है ना झुकता है। मुझे ऐसे ही जीने का एटीट्यूड पसंद है, इसलिए मुझे वो पेड़ ही पसंद है। अब प्रेरणा उस मोमेंट में चुप हो जाती है और उसके मन में कुछ बदलने लगता है। अब पेड़ के लिए उसके मन में एक नई रिस्पेक्ट जाग उठती है। इधर ट्रस्ट में वही बुड्ढी माँ पेन से चिल्लाती है, आह आह। अब जब प्रेरणा उसकी चीखने की आवाजें सुनती है तब वो तुरंत डॉक्टर मनु के पास जाकर कहती है, सर प्लीज उनको एक पेन किलर इंजेक्शन दे दीजिए, उनकी तकलीफ और नहीं देखी जा रही है। लेकिन डॉक्टर मनु से कहता है, नहीं प्रेरणा, ये सबको सहना सीखना चाहिए। अगर हम अभी पेन किलर दे देंगे तो कल वो और भी ज्यादा चीखेंगी। पेन किलर्स की आदत लग गई ना तो दर्द की टॉलरेंस 0 हो जाती है। अब प्रेरणा चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से वो डर जाती है। उस बुड्ढी माँ के दर्द उसे रात भर सोने नहीं देते। तभी एक दिन वही स्टाफ प्रेरणा के घर उस पेड़ को काटने के लिए जाता है, लेकिन तब तक प्रेरणा का मन बदल चुका होता है। इधर जब वो देखती है कि वही पेड़ है जो अनिकेत को पसंद है, जो खुद जीने की मिसाल है, तब वो स्टाफ को रोक देती है। वो उससे बोलती है कि इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मुझे अब अच्छा लगता है। फिर प्रेरणा उस स्टाफ को घर के अंदर बुलाती है और उसको खाना देती है। अब स्टाफ के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। असल में पहली बार वो किसी के घर का मेहमान बन के खुश होता है। और फिर जैसे ही दोनों हॉस्पिटल वापस लौटते हैं, उनको ट्रस्ट का माहौल बदला बदला लगता है। तभी वो देखते हैं कि बुड्ढी माँ जो रोज चिल्लाती थी, चीखती थी, अब कभी चीखने वाली नहीं है, क्योंकि वो
अब दुनिया में नहीं रही। और इसी दौरान ट्रस्ट में एक और पेशेंट जो प्रेरणा के लिए एक दादा जैसा था, उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। तब दादा उसे बुलाता है और फिर एक आखिरी बार उसका हाथ पकड़ के चल बसता है। और जब एम्बुलेंस उसके शरीर को ले जा रही होती है, तब ट्रस्ट के सभी पेशेंट्स और स्टाफ उस व्हीकल के पीछे बस चुपचाप देखते रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू, पर जुबान पर एक भी शब्द नहीं होता। अब इसी दौरान वही स्टाफ जो प्रेरणा के घर पेड़ काटने गया था, उस दर्द को भूलने के लिए एक बोतल लेके अकेला पी जाता है और बेड पे जाके बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ प्रेरणा की माँ बार बार कॉल पर उससे कहती है, मैं घर आ जाऊं क्या बेटा, लेकिन प्रेरणा हर बार टाल देती है क्योंकि वो खुद अंदर से टूट रही होती है। पर इधर प्रेरणा की माँ को अंदाजा हो जाता है कि मेरी बेटी यहाँ खुश नहीं है। पर प्रेरणा अपनी माँ से कहती है, अभी मत आओ माँ, लेकिन असल में उसे अपनी माँ की बहुत ही जरूरत होती है। और जब एक और ट्रस्ट में रहने वाली एक बुढ़ी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तब प्रेरणा को अपनी माँ याद आ जाती है। वो एकदम से डर जाती है और तुरंत अपनी माँ को कॉल करके कहती है, प्लीज घर आ जाओ माँ। अब इसके चलते प्रेरणा की माँ सीधा ट्रस्ट पहुंच जाती है। तब प्रेरणा अपनी माँ को ट्रस्ट के अंदर ले जाती है और उन्हें अनिकेत से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जब अनिकेत उनसे मिलता है, उनसे बात करना शुरू करता है और धीरे धीरे अनिकेत प्रेरणा की माँ को अपने पेन, अपने थॉट्स, अपने जीने के तरीके के बारे में बताता है। इधर प्रेरणा की माँ को एक अजीब सी तसल्ली मिलती है, जैसे प्रेरणा के आसपास कोई है जो उसका दर्द समझ सकता है। खैर, अब अनिकेत का नेचर इतना रियल होता है कि प्रेरणा की माँ उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो जाती है और प्रेरणा के चेहरे पे पहली बार एक हल्का सा सुकून दिखाई देता है। अब इसी दौरान अनिकेत मुस्कुराते हुए प्रेरणा की माँ से कहता है, मैंने सुना है आपकी दिल्ली वाली रस्म बहुत मशहूर है, मेरे लिए एक बार बनाओगे। अब प्रेरणा की माँ थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन फिर रस्म बनाने को तैयार हो जाती है। अब अगले ही दिन पूरे प्यार से वो रस्म बना के अनिकेत को सर्व करती है। फिर वो एक स्पून खाकर बोलता है, वाह ये तो कमाल की बनी है। अब इसके चलते प्रेरणा की माँ का चेहरा चमक उठता है, उसकी आंखों में एक सुकून होता है, जैसे उसने किसी अपने बच्चे को खुश देख लिया हो। तब प्रेरणा की माँ गहरी सांस लेके उससे कहती है, देखो बेटा, अगर मैं एक माँ के रूप में सोचूं तो ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर मैं एक औरत के नजरिए से देखूं तो ये सवाल बिल्कुल सही है। अपने जीवन में खुशी छुपा कर रहना क्या सही है? फिर माँ उससे कहती है, जब हम खुद प्यार मांगते ही नहीं तो सामने वाला कैसे समझे कि हमें भी प्यार चाहिए? बेटा, तुम जो महसूस कर रही हो वो गलत नहीं है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। अब प्रेरणा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और माँ का सपोर्ट उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। इधर रात के 1 बजे के आसपास प्रेरणा का फोन बजता है, उसके पास ट्रस्ट से कॉल आता है। इधर स्टाफ उससे बोलता है, प्रेरणा जी प्लीज जल्दी आइए, अनिकेत को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तब प्रेरणा बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए तुरंत उठ जाती है। अब गाड़ी लेके वो तुरंत ट्रस्ट की तरफ भागती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, तब अनिकेत बेड पे पेन से तड़प रहा होता है और उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। अब प्रेरणा अनिकेत के पेन को देखकर बिल्कुल टूट चुकी होती है। तब उसके दिमाग में आता है कि पेन किलर के इंजेक्शन का नाम तो मुझे पता करना ही होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर मनु के बारे में सोचती है तो तुरंत उसे याद आता है कि डॉक्टर मनु तो मना कर देंगे। तब बिना किसी देरी के वो अपने एक और डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है। अब उससे पूछती है वो इंजेक्शन का नाम क्या था जो सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर फोन पर उससे कहता है कि मॉर्फिन बेस्ड एक माइल्ड इंजेक्शन चलेगा। अब इंजेक्शन का नाम जानने के बाद प्रेरणा तुरंत इंजेक्शन अरेंज करवाती है। अब जब अनिकेत को इंजेक्शन दिया जाता है, तब धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगता है, उसकी सांसें ठीक होने लगती है। प्रेरणा की आंखों में सुकून के आंसू होते हैं। उस रात वो अनिकेत के पास ही रुक जाती है और पल पल उसका ध्यान रखती है। अब सुबह होने पर जब प्रेरणा घर वापस आती है तो सागर उससे एक अजीब सी शक भरी नजर से देखता है। वो थोड़ा
ताने मारते हुए उससे पूछता है, रात भर ट्रस्ट में क्या कर रही थी? लेकिन प्रेरणा चिढ़ते हुए सिर्फ एक लाइन में उसका जवाब देती है। उससे बोलती है, जो हिम्मत तुम्हारे पास है ना, वही मुझ में होनी चाहिए थी। अब सागर ये सुनते ही एकदम चुप हो जाता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा होता। शायद उस मोमेंट में उसे समझ आ गया था कि प्रेरणा अब वो पहली वाली प्रेरणा नहीं रही। दूसरी तरफ प्रेरणा की माँ भी कुछ दिनों बाद अपने गांव लौट जाती है। जाने से पहले वो प्रेरणा से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उनकी आंखों में एक छुपी हुई चिंता साफ दिख रही होती है। उनके दिल में एक ही बात चल रही होती है कि मेरी बेटी किसी तूफान के बीच में खड़ी है। वो जानती है कि प्रेरणा का सफर अब अकेले का है, पर फिर भी वो चाहती है कि उसकी बेटी टूट न जाए। अब कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर मनु को पता चल जाता है कि प्रेरणा ने बिना उसकी परमिशन के किसी पेशेंट को पेन किलर दे दिया था। उस बात पर वो गुस्से में आता है। फिर वो प्रेरणा से कहता है, तुम हो इसीलिए कुछ नहीं बोला, अगर कोई और होता ना तो मैं उसे तुरंत जॉब से निकाल देता। अब प्रेरणा उस मोमेंट में उनसे कुछ नहीं कहती है, ना कोई सफाई ना कोई बहाना। वो जानती होती है कि उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसकी इंटेंशन पे कभी शक नहीं हो सकता। तभी पहली बार वो स्टाफ जो हमेशा सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है, अपने मन की बात खोलता है। वो प्रेरणा के पास आके उससे कहता है, मैं क्यों दर्द में हूँ, क्यों हर बार एक पेशेंट के मरने पे दारू पीता हूँ। अब प्रेरणा उसकी तरफ देखती है बिना कुछ बोले। तब वो अपना एक पुराना जख्म प्रेरणा को बताता है। वो प्रेरणा से कहता है कि जब मैं छोटा था, मेरी माँ बिस्तर पर थी, उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। हर दिन वो मुझे एक ही बात कहती थी, मुझे बचा ले बेटा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। पर मैं एक छोटा सा बच्चा था, कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ देखता रहा और एक दिन माँ चली गई। उस वक्त उस स्टाफ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आगे बोलता है, मैं तब कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए आज जब भी किसी को दर्द में देखता हूँ अंदर से टूट जाता हूँ। शायद इसलिए मैं हर बार खुद को बुलाने के लिए पीता हूँ। उसकी बात सुन के प्रेरणा का दिल फट जाता है। फिर प्रेरणा उससे कहती है, हम उन्हें जिंदा नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, उनका दर्द कम तो कर सकते हैं ना। खराब रात होने पर जब प्रेरणा वापस जाने लगती है, तब अनिकेत उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है, तुम रुक सकती हो ना यहाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुक जाओगी। और फिर उस रात प्रेरणा उसके पास रुक जाती है। अब दोनों रात भर बैठकर बातें करते हैं और तभी अनिकेत एक ऐसी बात बताता है जो प्रेरणा के लिए बिल्कुल शॉकिंग होती है। वो उससे कहता है, मेरा नाम अनिकेत नहीं है। अब प्रेरणा उससे पूछना चाहती है कि फिर क्या नाम है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा होता है जो प्रेरणा को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। अनिकेत फिर आगे कहता है, तुम्हें पता है, दुनिया में सिर्फ कुत्ता ही एक ऐसा है जो सबसे पीसफुल मौत मरता है। जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है तो वो अपने ओनर से दूर चला जाता है, चुपचाप किसी कोने में मर जाता है। ना कोई शोर, ना कोई गिल्ट, बस शांति। अब प्रेरणा ये बात सुनती है और उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। अनिकेत आगे उससे कहता है, मैं भी वैसे ही मरना चाहता हूँ, किसी पर बोझ बन के नहीं, किसी को गिल्टी फील करा कर नहीं। इधर प्रेरणा की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर वो एक ड्रग्स का पैकेट निकालती है जो ऑफिस में किसी ने अनिकेत से छीन लिया था और उससे बोलती है कि ये तुम्हें सुकून देता है ना, अगर इससे तुम्हारी पीड़ा कम होती है तो तुम डिजर्व करते हो सुकून। अब अनिकेत थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो प्रेरणा से कहता है कि रिलीफ तो ये ड्रग नहीं देता, प्रेरणा रिलीफ तो तुम हो। अब ये सुनकर प्रेरणा एकदम शांत हो जाती है। उस रात प्रेरणा उसके साथ फिर से रुक जाती है। इस बीच सागर घर पर परेशान होता है। उसे लगता है कि प्रेरणा उससे कुछ छुपा रही है। वो डॉक्टर मनु से फोन पर कहता है, चेक करो ये रात रात भर ट्रस्ट में क्या कर रही है। इधर डॉक्टर मनु प्रेरणा से डायरेक्टली पूछता है, तुम रात भर अनिकेत के रूम में क्या कर रही थी। प्रेरणा इसे लाइटली नहीं लेती है। वो गुस्से में डॉक्टर से कहती है, मैं रात भर अनिकेत को हक करके सोई हूँ, और अगर आपको या आपके जागर जैसी मैच्योर लोगों को प्रॉब्लम है तो उन्हें कहना कि वो थोड़ा मैच्योर होना सीखे। अब अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। अनिकेत मर जाता है। ट्रस्ट में सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, लेकिन प्रेरणा जब अनिकेत की बॉडी देखती है उसका दिल फट जाता है। वो रोती नहीं है पर अंदर से वो बिल्कुल बिखर जाती है। इधर प्रेरणा के हाथ
साथ में एक लेटर होता है जो अनिकेत ने सिर्फ उसके लिए लिखा था। उस लेटर में अनिकेत लिखता है, प्रेरणा, मुझे प्रकृति को देखना हमेशा पसंद रहा, लोगों को ऑब्जर्व करना भी। जब मेरा शरीर जल जाए, मेरी अस्थियां घाट रोड के टर्निंग के पास डाल देना। मैं वहाँ के पेड़ों में बस जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आने जाने वाले को मैं वहाँ से देख सकूं। इधर लेटर पढ़ के प्रेरणा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसका चेहरा एक अजीब शांति से भरा होता है। और फिर प्रेरणा आगे लेटर पढ़ती है। उसमें अनिकेत ने लिखा होता है, थैंक यू प्रेरणा कि तुम मेरी लाइफ में आई। अब उसका ये सेंटेंस प्रेरणा के दिल को छू जाता है। अनिकेत चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो प्रेरणा को जीने का एक नया नजरिया दे जाता है। अब उसके अंतिम इच्छा के मुताबिक प्रेरणा खुद उसका दहन संस्कार करती है और उसकी अस्थियां उस जगह डाल देती है जहां अनिकेत चाहता था। प्रेरणा ये सब करते वक्त रोती नहीं है, बल्कि एक स्माइल के साथ सब करती है, क्योंकि अब वो जानती है कि अनिकेत अब भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। इसके बाद प्रेरणा अपनी ट्रस्ट की जॉब छोड़ देती है, क्योंकि अब उसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होता है। अनिकेत जाते जाते उसे एक गिफ्ट दे गया था, जो है जीने की वजह और जीने का तरीका। और इसी नोट पर यह कहानी खत्म होती है।